हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर पवन सर जी स्टूडेंट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल हम पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक पढ़ रहे थे। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे। आज हम उसी पर चर्चा फिर करते हैं। कल हम आपको पढ़ाएं वैश्विक तापमान क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, अम्ल वर्षा क्या होता है, और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने शेयर किए गए और हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज उसी से आगे पर्यावरण अध्ययन का दूसरा पार्ट लेकर हम आए हैं, जिसमें ये टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। सबसे पहले तो ये जानते हैं जैव विविधता होता क्या है। इस पृथ्वी पर जीव जंतु, छोटे से छोटे जीव जंतु और बड़े से बड़े भी जीव जंतु, सभी इस पृथ्वी पर जीवन यापन करते हैं। तो किसी भी जीव के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए जीवन यापन के लिए जो प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे जीवन जीने के लिए सबसे पहले प्रकाश, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, पानी पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, खनिज तत्व मिनरल्स की आवश्यकता होती है, रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें इस पृथ्वी पर उपलब्ध होती हैं। अगर यदि किसी भी कारणवश ये सब जो भी उनकी आवश्यक वस्तुएं हैं या स्थान हैं, इनमें से किसी प्रकार की यदि गड़बड़ी होती है, तब उस जीव जंतु के जीवन में मतलब प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का सीधा मतलब ये होता है ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी जीव सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के रह रहा हो, जीवन जी रहा हो, वहाँ उसके रहने के अनुकूल वातावरण हो, किसी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो, किसी प्रकार के केमिकल वार ना हो, या फिर किसी प्रकार के रासायनिक या फिर वायुमंडलीय तापमान में कमी ना हो, या फिर पानी, मतलब कहने का मतलब ये है ऐसा वातावरण, ऐसा एरिया जहाँ पर सभी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हों, सभी प्राकृतिक साधन उपलब्ध हों, सभी प्राकृतिक साधन हों, जैसे ताप, पानी, वायु, स्थान, ये सब चीज जहाँ पर बेहतरीन रूप से उपस्थित हो, और इस वातावरण में, इस एरिया में जो जीव रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर इस प्रकार का वातावरण होता है वहाँ पर जीवों के रहने के लिए बेहतरीन एरिया होता है। तो ऐसा एरिया जहाँ पर जीवों के रहने के लिए सब कुछ सुचारू रूप से व्यवस्थित हो, किसी प्रकार की प्राकृतिक संसाधनों की कमी ना हो और प्रदूषण ना हो, तो ऐसा एरिया को ही जैव विविधता वाला एरिया कहते हैं। इसको जैव विविधता या हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। हॉट स्पॉट ऐसा एरिया जहाँ पर सभी प्राकृतिक संसाधन सुचारू रूप से उपस्थित हों
और वहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतु बिना किसी बाधा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों, ऐसा एरिया उसको जैव विविधता कहा जाता है। जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना जीवन जीते हों। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में, पूरे पृथ्वी पर कुछ ही ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हर प्रकार से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हों और जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जातियाँ आज भी विद्यमान हैं, जीवित रहती हैं। तो ऐसे एरिया को जैव विविधता वाला एरिया कहा जाता है। जैसे हम भारत की बात ले लेते हैं। भारत में देखा जाए तो ये उत्तर की ओर जो है हिमालय क्षेत्र है और फिर इसके बाद दक्षिणी भाग में सागर समुद्र है। इस प्रकार से आप देखते हैं भारत का कुछ मानचित्र है। तो इस मानचित्र के अनुसार आप देखेंगे ये एरिया पूरा हिमालय क्षेत्र है, ये इधर समुद्र है, अरब सागर है, बंगाल खाड़ी है और ये हिंद महासागर है। तो यहाँ पर कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु सुचारू रूप से रहते हैं। जैसे जैव विविधता, कभी प्रश्न पूछा जाए भारत के कौन से हॉट स्पॉट स्थल हैं या जैव विविधता वाले स्थल हैं, तो भारत का ये पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट जैव विविधता वाला एरिया होता है। और ये हिमालय क्षेत्र, इसके अलावा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर भी एरिया ऐसा है जहाँ पर किसी प्रकार के ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है। विभिन्न प्रकार के लाखों जीव जंतु प्रजातियां वहाँ पर पाई जाती हैं और जीवन जीते हैं। उनको प्राकृतिक संसाधन सब कुछ उपलब्ध है और किसी प्रकार के वो बिना बाधा के अपना जीवन जीते हैं। वहाँ उचित तापमान उनको मिलता है, उचित जलवायु वहाँ पर, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर उचित सब कुछ हो, जलवायु वहाँ का उचित, तापमान निश्चित हो, साल भर में जो तापमान वर्षा ऋतुएं बराबर होती हूँ, ऐसा एरिया जो प्रदूषण से दूर हो, ऐसे एरिया को हॉट स्पॉट कहा जाता है या जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत में 3 क्षेत्र मुख्य रूप से हैं जैव विविधता वाले। एक तो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जीव जातियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर इनके रहने के अनुकूल एरिया है। हिमालय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी है। और इसके बाद अंडमान निकोबार क्षेत्र, ऐसे 3 क्षेत्र मुख्य रूप से हॉट स्पॉट एरिया हैं, जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। इसी प्रकार विश्व में भी कई ऐसे एरिया हैं जिन जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ पर सभी जीव जातियाँ सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक लेते हैं। इसमें बताया गया है, प्रश्न में दिया गया है, प्रदूषक क्या होते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रदूषक, जिससे प्रदूषण हो उसे हम प्रदूषक कहते हैं। जिससे प्रदूषण हो, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे रसायन जिससे प्रदूषण हो उसे हम प्रदूषक कहते हैं। जिससे प्रदूषण हो उसे हम प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूएंट कहते हैं। जैसे रासायनिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण
रासायनिक प्रदूषक, गैसीय प्रदूषक, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषक, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषक, जैविक प्रदूषक, कॉमनली हम ये 4 रूपों में बांट दिए। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि प्रदूषक ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे तत्व जो प्रदूषण उत्पन्न करें। प्रदूषण कहने का मतलब जो जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए जो नुकसानदेह हो, वो प्रदूषक कहलाते हैं। जो प्राकृतिक में अब पाए जाते हैं, इस प्रकृति में पाए जाते हैं। रासायनिक प्रदूषक के उदाहरण में आपको लिख लीजिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं। रासायनिक प्रदूषक में जैसे दवाएं हैं, केमिकल जैसे दवाएं हैं, ऐसी दवाएं जो कीटनाशक हैं। हम खेत में कीड़ों को मारने के लिए इन दवाओं का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी, कीटनाशी, ऐसे औषधियाँ जो हम अपने फसल में छिड़कते हैं, ये रासायनिक प्रदूषक है। यही प्रदूषक उस फसल के माध्यम से उस फसल को जो खाते हैं उनके शरीर में पहुंचते हैं और वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक प्रकार की ये प्रदूषक हुए। एक ऐसे प्रदूषक गैसीय प्रदूषक, मोटर गाड़ियों से, चिमनियों से, कारखानों से जो धुआं निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, CO गैस है, मेथेन गैस है, ऐसे गैसें जो वातावरण में फैल जाती हैं, ये गैसीय प्रदूषक हैं। इसके प्रकार देखा जाए तो आज वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। आप लोग देखते हैं प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। सभी सामान जो भी यंत्र हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र बनाए जाते हैं और पाए जाते हैं। तो ये जो हैं आसानी से अपघटित नहीं होते हैं और वातावरण में बने रहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, अपने घर में ही टीवी अगर बिगड़ गई हो तो वो हमारे घर में पड़ी रहती है। मोबाइल बिगड़ गया हो, बैटरी खराब हो जाती है तो उसको हम घर में ही रखते हैं। तो एक प्रकार की ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये भी एक प्रकार का प्रदूषक ही है जो आसानी से अब मिट्टी में अपघटित नहीं होते हैं और वो इस पृथ्वी में ढेर से लगते जाते हैं और आगे चल करके सबसे बड़ा घातक सिद्ध होगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण या इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषक क्या है, क्योंकि इसको हम ये मिट्टी में भी नहीं दबा सकते, क्योंकि मिट्टी में दबाने से ये आसानी से मिट्टी में अपघटित नहीं होते हैं और हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को ये कम करते हैं। उत्पादन नहीं होगा। जब उपजाऊ क्षमता मिट्टी की कम होगी तो फसल नहीं होगी। जब फसल नहीं होगी तो मनुष्य के खाने के लिए अनाज कहाँ से पैदा होगा। कहने का मतलब सामूहिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रदूषक है, चाहे वो रासायनिक प्रदूषक हो, चाहे गैसीय प्रदूषक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषक हो, ये सभी प्रदूषक मानव के लिए तथा सभी जीव जंतुओं के लिए नुकसानदेह होते हैं। और ये प्रदूषक का मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन होता है? स्वयं मनुष्य। मनुष्य ही अपने सुख सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषक उत्पन्न करता है और फिर कहने का मतलब यही कहा जा सकता है कि अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारना ये मानव खुद करता है, क्योंकि मनुष्य आज की सुविधा देखता है, भविष्य में क्या होने वाला है, पृथ्वी को कितना नुकसान है, जैव विविधता कितना गड़बड़ा रहा है, ये नहीं सोचते हैं। और ये बहुत चिंता की बात है कि आज को देखते हुए हम आगे के पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये रासायनिक प्रदूषक है,
गैसीय प्रदूषक जैसे SO2, N2O, CO, CH4 जैसे ये गैसीय प्रदूषक हैं। ये वातावरण में चिमनियों के माध्यम से, धुआं के माध्यम से, जैसे भी है वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इससे प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण से भी वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि बहुत से रसायन ऐसे हैं, केमिकल हैं जो वातावरण में गैस के रूप में मिल जाते हैं। इसके अलावा ये रासायनिक प्रदूषण से मृदा प्रदूषण होता है, क्योंकि मृदा, मिट्टी जो होती है अपने आप नुकसान होती है, उसकी उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है रासायनिक प्रदूषण से। इसके अलावा जल प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण, जल नुकसानदेह, खराब हो जाता है, पीने योग्य नहीं बचता है। घर से निकलने वाले नालियों से, घर में हम साबुन, डिटर्जेंट पाउडर जो भी यूज करते हैं, कारखानों से, बैटरियों से निकलने वाला केमिकल नाली से होते हुए नदियों में पहुंचता है और नदियों से होकर के समुद्र पहुंचता है। तो समुद्र में पहुंच जाता है तो समुद्री जीव भी इससे प्रभावित होते हैं। और यदि ये जमीन के अंदर रहता है तो जमीन के अंदर होते हुए ये मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। मानव के लाइफ साइकिल में इनका कहीं न कहीं ये किसी भी माध्यम से पहुंच जाते हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है। और इनका बचने का यही उपाय है कि इनको हम कम से कम उपयोग करें, सोच समझ के उपयोग करें। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण आप लोग समझ में आ गए। जैविक प्रदूषण क्या होता है? ऐसे प्रदूषण जो हम घर से निकालते हैं, जैसे कहा जाए तो ये जैविक प्रदूषण जो होते हैं ज्यादा नुकसानदेह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी नुकसानदेह होते हैं। जैसे घर से, रसोई घर से सब्जियों का छिलका जो है, रसोई घर से उत्पन्न हुआ सब्जियों का छिलका, और कागज है, गोबर है, मल मूत्र, ये सब जैविक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो ये जैविक प्रदूषक जो हैं ये मिट्टी में आसानी से अपघटित हो जाते हैं, लेकिन रासायनिक प्रदूषक, गैसीय प्रदूषक, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषक ये जो हैं आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। इस प्रकार से इनको हम दो भागों में बांट करके जान सकते हैं। ऐसे प्रदूषक जो निम्नीकृत हैं और ऐसे प्रदूषक जो निम्नीकृत नहीं है। इसको हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। निम्नीकृत प्रदूषक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल निम्नीकृत इसे कहते हैं। निम्नीकृत अर्थात अपघटित ऐसे पॉल्यूशन जो आसानी से अपघटित हो जाएं, टूट जाएं, निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। और अनिम्नीकृत प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो आसानी से मिट्टी में अपघटित ना हो। तो सबसे पहले निम्नीकृत प्रदूषक जो मिल जाते हैं, आसानी से अपघटित हो जाते हैं, उसमें से है जैव प्रदूषक अभी हम आपको बताए हैं, जैसे गोबर है, लकड़ी है, रसोई घर, सब्जी का छिलका, ऐसे जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले चीजों से उत्पन्न होते हैं,
ये प्रदूषक जो आसानी से मिट्टी में विघटित हो जाते हैं निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। ये प्रदूषक कुछ ही समय तक वातावरण में रहते हैं, मिट्टी में दबा देने से ये विघटित हो जाते हैं और मिट्टी बन जाते हैं, तो ज्यादा नुकसानदेह ये नहीं होते हैं। लेकिन अनिम्नीकृत प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो आसानी से विघटित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक, रसायन, गैसें हैं, विषैली गैसें, ये सब ऐसे हैं जो आसानी से विघटित नहीं होते हैं। कांच है, तो इस प्रकार से ये निम्नीकृत और अनिम्नीकृत प्रदूषक आप लोग समझ गए होंगे। जब विविधता आपको बताएं, ऐसा एरिया जहां पर जीवों के रहने के अनुकूल सभी प्रकार के जीव जंतु जहां पर सुचारू रूप से रहते हों, प्राकृतिक संसाधन सब कुछ अच्छे से हो, और प्रदूषक निम्नीकृत अनिम्नीकृत प्रदूषक आपको समझ में आ गया होगा। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग समझेंगे। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो सबसे पहले उत्पादक क्या होता है? उत्पादक को प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर, उत्पादक को प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर उत्पादन करने वाले। तो वातावरण में कहा जा रहा है तो हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे ही उत्पादक होते हैं। हरे पेड़ पौधे ही उत्पादक होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। हरे पेड़ पौधे ही उत्पादक होते हैं, चाहे वो घास हो, चाहे फल फूल का हो, चाहे अनाज का हो, ये सब उत्पादक होते हैं। उत्पादक पर ही उपभोक्ता निर्भर होते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर, उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर जो है प्राथमिक, कंज्यूमर 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उत्पादक जो होते हैं, जो उत्पादक पर डायरेक्ट निर्भर होते हैं, सीधा संबंध जिनका होता है, ये शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी ऐसे जीव जंतु जो सीधे उत्पादक पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, जिनका सीधा संबंध उत्पादक पर होता है, वो शाकाहारी होते हैं। और ये शाकाहारी ही प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब आप लोग शाकाहारी समझ गए होंगे। शाकाहारी का मतलब यही होता है, जैसे गाय, बकरी, टिड्डा, ऐसे ये शाकाहारी है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्रश्न पूछा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण बताइए। तो प्राथमिक उपभोक्ता आप लोग समझिए, जो डायरेक्ट उत्पादक पर निर्भर हो, जिनका सीधा संबंध उत्पादक पर, उत्पादक से ही जो जीवन जीते हैं, उन्हीं पर उनका जीवन निर्भर होता है, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता केवल और केवल शाकाहारी होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता किन्हें कहेंगे? ऐसे जो उत्पादक को भी खाएं और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकें, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो पेड़ पौधों को भी भोजन के रूप में उपयोग करें
और साथ में प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो भी जीव जंतु होते हैं उनको खाएं, उनको अपना भोजन आहार बनाएं, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं। जैसे मान लिया जाए इसमें टिड्डा है, तो टिड्डा को खाएगा कौन? मेढक। तो मेढक किसमें आएगा? द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। मेढक किसमें आएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में टिड्डा हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता मेढक हो गया। मान लिया जाए दूसरा हम आपको समझाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी है, तो बकरी को जो खा लेते हैं, मान लिया जाए मनुष्य द्वितीय उपभोक्ता में हो सकता है, क्योंकि देखिए मनुष्य इसको भी खाता है और इसको भी खाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे मेढक टिड्डा को भी खाता है और खरपतवारों को भी मेढक खाता है, कीड़े मकोड़ों खरपतवारों को भी खाता है। तो इस प्रकार से द्वितीयक उपभोक्ता ये हो गया। प्राथमिक, फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो हरे पेड़ पौधों को खाए, शाकाहारी केवल होते हैं। और ये द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये सर्वाहारी होते हैं। ये इनको प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाएं और इनको भी निर्भर करें। इसके बाद तृतीयक में बात करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ऐसे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता का भी भक्षण कर ले। जैसे मेढक को कौन खा लेता है? सांप। मेढक को कौन खा लेता है? सांप खा लेता है। इसमें चूहा भी हो सकता है। इसमें चूहा देखिए डायरेक्ट घास को खाता है, अनाज को खाता है। तो चूहा देखिए, चूहा को ये सांप भी खा लेता है और मेढक को भी सांप खा लेता है। तो इस प्रकार से ये सांप जो होता है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत होगा, क्योंकि ये द्वितीयक को भी भक्षण कर लिया और प्राथमिक उपभोक्ता भी को भक्षण कर लिया। तो इस प्रकार से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको बता दिए। उत्पादक क्या होता है आपको समझ में आ गया हो गया। उपभोक्ता क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। उपभोक्ता से प्रश्न बनते हैं। और शाकाहारी मांसाहारी आप लोग समझ रहे होंगे। अपघटक अपॉइंट है। अपघटक क्या होता है? अपघटक डीकम्पोजर इसे कहते हैं। डीकम्पोजर अपघटक वो होते हैं जो इनको सबको मरने के बाद मिट्टी में मिलाते हैं। जो सभी जीव जंतुओं को विघटित कर दे। विघटित कर दें अर्थात जो मिट्टी में मिला दे, जो विघटित कर दें। तो अपघटक के अंतर्गत क्या होंगे? अपघटक के अंतर्गत जीवाणु, डायटम्स, जीवाणु और डायटम्स ऐसे माइक्रो सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपघटित होते हैं, अपघटक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, जो इन सबको मरने के बाद मिट्टी में मिला सकें, अपघटित कर सकें। जो प्रदूषक को नष्ट करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता इस प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और अपघटक क्या होते हैं? जो इन सब को मरने के बाद, डेड होने के बाद मिट्टी में विघटित करते हैं, मिट्टी बना दें। अब यहीं से संबंधित एक प्रश्न और टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है। ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। फूड चेन इसे कहते हैं। फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन
खाद्य श्रृंखला ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से मिल करके ही बनता है। जैसे हम आपको बताएं, उत्पादक जो होते हैं, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें सब में एक संबंध होता है। उत्पादक हरे पौधे, इनसे जुड़ा होता है उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ पर आपको समझना है, प्राथमिक में मान लेते हैं टिड्डा, द्वितीयक में तो टिड्डा को जो भक्षण करे, द्वितीयक में होगा जो टिड्डा को खाए, तो टिड्डा को मान लेते हैं मेढक, फ्रॉग। थर्ड में होगा सांप, और फिर और आगे देखते हैं, सांप के बाद बाघ, ये चील कह सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इनमें सब में एक चैन जैसी संरचना बन रही है, एक श्रृंखला, जाल जैसी संरचना, एक चैन, एक कड़ी बन रही है, एक लिंक बन रही है। तो इस प्रकार से जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जो एक तार जैसे जुड़े होते हैं। पेड़ पौधे ना होंगे तो टिड्डे समाप्त हो जाएंगे, जब टिड्डे समाप्त हो जाएंगे तो मेढक, जब टिड्डे नहीं रहेंगे तो मेढक फिर नहीं रहेंगे, और जब मेढक नहीं रहेंगे तो मेढक को खाने वाले सर्प की संख्या कम हो जाएगी, और सर्प नहीं होंगे तो बाजों की संख्या समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, कहीं न कहीं सभी जीव जंतुओं का आपस में लिंक जरूर होता है। कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, कहीं न कहीं उनकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसलिए नेचर में जितने भी जीव जंतु भगवान ने सबको बनाया है, और सभी जीव जंतुओं को इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सर्वोपरि अपने आप को समझता है और इस ब्रह्मांड को अपने वश में करना चाहता है, और मुझे ये लगता है कि इसकी यही सोच आगे पृथ्वी का विनाश का कारण बनेगी। हरे पौधे, टिड्डे, मेढक, सांप और बाज, फिर अपघटक या फिर जीवाणु। यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया होगा, ये एक चैन सी बन रही है, इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यहाँ से अगर एक को हटा दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा जाएगी। इसी प्रकार अब यहाँ पर हम खाद्य जाल समझाने की कोशिश करेंगे। जाल का मतलब होता है जो लिंक आपस में एक स्थान से कई जगहों पर जो लिंक हो, एक जाल नुमा संरचना बने, उसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे समझिए आप लोग, जैसे घास को टिड्डा खाता है, घास को यहाँ पर चूहा भी खाता है, और घास को गाय भी खाती है। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ से इसका संबंध है। अब देखिए, चूहा जो है, गाय जो है, अब यहाँ पर देखिए मेढक जो है, मेढक को सांप खा लेता है, यहाँ संबंध है, और मेढक चूहा को भी सांप खा लेता है। अब देखिए, इसमें द्वितीय वाले में इसमें मनुष्य भी आता है। अब यहाँ पर देखेंगे, चूहा को देखा जाए तो मनुष्य भी खा लेता है, और सांप मनुष्य को काट लेता है, और मनुष्य सांप को भी खा लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखते हैं, गाय जो है, गाय बहुत से देशों में गाय को मनुष्य भी खा लेता है, क्योंकि मनुष्य जो है
वो सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, मांस खाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं एक जाल सी संरचना बन गई है जो आपस में कई तरह से लिंक होती है। जाल मतलब नेट, नेट जैसी श्रृंखला बनती है जो आपस में कई तरह से जुड़े होते हैं। तो उस प्रकार ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जब आपस में जुड़ते हों तो उसे खाद्य जाल कहता है। और जब एक लिंक एक सीधी जा रही हो तो उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इस प्रकार से आज जैव विविधता, प्रदूषक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के विषय में पढ़ाया गया है। ये आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, इससे ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।